अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस ने किस तरह से गांव ग्रामीण में भयानक तबाही मचा रखी है। बहनों भाइयों, आप जानना चाहते होंगे कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में असंख्य मौतें किन वजहों से हो रही हैं। हमारे 55 संवाददाता अब तक 1900 से अधिक 1900 गांवों से अधिक का दौरा कर चुके हैं और वहां पहुंच चुके हैं। और कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में 96,000 गांव हैं। अभी हम 10% गांवों तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, सिर्फ 1900 गांवों तक पहुंच पाए हैं। और गांव की तस्वीर चित्कार कर रही है, गांव की तस्वीर हैरान करने वाली है। घर घर तबाही लोगों के मौजूद है। हमने कारणों की समीक्षा करना प्रारंभ कर दिया है। आज ये बात बहुत चौंकाने वाली निकल कर आई और हमारे संवाददाताओं ने जो बातें बताई वो बहुत अचरज करने वाली है और वो दस्तावेजी वीडियो और स्टेटमेंट के प्रमाण के साथ है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य प्रणाली ढह चुकी है, ध्वस्त है। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य के नाम पर कुछ भी नहीं है। लाल पीली दवाई तक उपलब्ध नहीं है गांव गरीब के अस्पतालों में। विशेष तौर पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। जिन अस्पतालों में डॉक्टर्स होने चाहिए वो एक कंपाउंडर और चपरासी के भरोसे अस्पताल चलाए जा रहे हैं। अधिकांश प्राइमरी हेल्थ सेंटर या तो नशेड़ियों का अड्डा है या पूरी बिल्डिंग जर्जर होकर ध्वस्त हो चुकी है। स्टाफ के नाम पर कोई वहां रहता नहीं। डॉक्टर तो वहां रहना बहुत नसीब की बात है, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलते हैं, वो भी यदा कदा। तो ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये असत्य दावे किए जा रहे हैं कि गांव में पीएचसी और सीएचसी उन्नत किए गए, कहीं नहीं किए गए हैं। हालात बहुत ही खराब हैं गांव में। गांव के लोग अगर बीमार पड़े तो उनको भर्ती कहां कराया जाए। किसी भी जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की क्षमता बहुत कम है और वहां इलाज के नाम पर मरीज को कीड़े मकोड़ों की तरह बेड पर फेंक दिया जाता है। गांव के लोगों के पास इलाज के नाम पर कोई सुविधा नहीं है। ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर क्या कोई फील्ड हॉस्पिटल एक भी उत्तर प्रदेश के भीतर बनाया गया हो? तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से जानना चाहता हूं कि बताएं, दिखाएं कि एक भी फील्ड हॉस्पिटल ग्रामीण क्षेत्र में बना हो। तो गांव के लोगों के पास कोरोना हो जाने पर, गंभीर स्थिति होने पर मरने के अलावा और क्या विकल्प हैं, आप मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूं। और गांव के तमाम लोग इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। लाखों लोग गांव के हमारे भाई बहन इस डिबेट को देखते हैं। आप स्वयं बताइए और अपने अनुभव से बताइए कि क्या आपके पास आसपास ऐसे अस्पताल हैं जहां पर आप कोरोना के मरीज को ठीक कर सकें, उसको भर्ती करा पाएं। शहर तक जाने के लिए एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब सरकार से कहा कि हर गांव-गांव 2 एम्बुलेंस लगा दो, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और जनता के खिलाफ स्टे लेकर आई। क्या गलत कहा था हाईकोर्ट ने कि गांव-गांव एम्बुलेंस लगा दो, शहर में जहां अस्पताल खाली हैं गांव के लोगों को ले जाओ, भर्ती करो। बहुत अच्छी बात कही थी, एक क्रांतिकारी बात कही थी जज साहब ने। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस फैसले के खिलाफ स्टे लेकर आई है ताकि आपको अस्पताल न जाना पड़े, गांव में ही मरिए, गांव न छोड़िए आप। इसका सीधा संदेश तो यही गया है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी हेल्थ सेंटर तबाह और बर्बाद पड़े हैं? अधिकांश या तो फार्मासिस्ट चला रहे हैं, या चपरासी चला रहे हैं, या सिक्योरिटी गार्ड चला रहे हैं। बिल्डिंगें ध्वस्त पड़ी हुई हैं। इलाज तो बहुत बड़ी बात है। मैं जानना चाहता हूं कि जब 1 साल हो गया और इतनी बड़ी महामारी हमारे समक्ष मौजूद है और हम उसका मुकाबला कर रहे थे, तब गांव की स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर, चुस्त दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? गांव की ग्रामीण जन स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली को हम उच्चीकृत क्यों नहीं कर पाए? और अगर हम नहीं कर पाए थे तो ऐसा आपने क्यों नहीं किया कि हर तहसील, हर ब्लॉक में एक फील्ड हॉस्पिटल खोला जाता? उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में अगर एक फील्ड हॉस्पिटल आप खोल देते तो इतनी बड़ी तादाद में जो कीड़े मकोड़ों की तरह हमारे गांव के भाई बहन मारे गए हैं, इन्हें हम बचा सकते थे। पर हमारे पास न तो नीति, न विजन, न दूरदर्शिता और न कुछ करने की सलाहियत। इसी कारण उत्तर प्रदेश में अधिकांश लोग, असंख्य लोग गांव में मारे गए। 2 मई को चुनाव होने के बाद आज तक, अभी जाके शपथ हो रही है 25 दिन बाद,
क्या नए प्रधानों को अगर 2 मई को जीते थे वो 5 मई तक चार्ज दे देते और वो अपनी निगरानी में ग्राम निगरानी समिति बनाए होते तो आज क्या ये तबाही इतनी भीषण होती? नहीं होती। क्या कारण है सरकार बताए कि उसने नए प्रधानों को चार्ज नहीं दिया, ग्राम पंचायत गठित नहीं की? परिवार का मसला नहीं है बहनों भाइयों, हजारों ऐसे परिवार तबाह बर्बाद हो गए हैं। लालन पालन खाने का संकट है उनके सामने, बच्चों की जिंदगी में अंधेरा छा गया है, उनकी रात भी अंधेरी थी, उनका दिन भी अंधेरा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार यह समझने को तैयार नहीं है। ये तो हालात कोरोना के हैं। अब आप आ जाइए टीकाकरण पे। भारत में टीकाकरण का राष्ट्रीय औसत 16% और उत्तर प्रदेश लोएस्ट है, निम्नतम स्तर पर है टीकाकरण के मामले पे, जहां 9% के आसपास भी टीकाकरण उत्तर प्रदेश में लोगों का नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश की स्थिति टीकाकरण में सबसे पुअर परफॉर्मर राज्य की है। महज 9% के आसपास भी उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचा है। और आबादी कितनी है? 24 करोड़। और हम कहां अभी 9% भी नहीं पहुंच पाए। राष्ट्रीय औसत 16% का है, हम राष्ट्रीय औसत भी अचीव नहीं कर पाए। यह हालत टीकाकरण की है उत्तर प्रदेश के भीतर, जहां टीका उपलब्ध नहीं है, टीका सेंटर्स में मारपीट हो रही है या 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें। इतना बड़ी ये मेडिकल नेग्लिजेंस शायद ही कहीं देखने को मिले जो उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि टीकाकरण पूरे देश भर में सबसे कम उत्तर प्रदेश में क्यों है? क्या कारण है कि आप सिर्फ 9% लोगों तक टीका पहुंचा पाए, जबकि राष्ट्रीय औसत 16 है? और कई ऐसे राज्य हैं जो 30% के ऊपर जा चुके हैं टीकाकरण में। और वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स हमेशा ये कहते हैं कि टीका ही कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है। तो आप टीकाकरण की स्पीड को तेज क्यों नहीं करते हैं? कहां गया वो ग्लोबल टेंडर? आपको याद होगा कि बड़े धूम धड़ाके के साथ बयान जारी हुए थे, हेडलाइंस बनी थी, ग्लोबल टेंडर। मुझे लगता है कि वो लोग ग्लोबल की परिभाषा भी नहीं जानते हैं जो ग्लोबल टेंडर बना रहे हैं। जब भारत में सिर्फ स्पुतनिक वैक्सीन ही केंद्र सरकार और डीजीसीआई ने अप्रूव की है, तो कोई दूसरी वैक्सीन कोई राज्य को क्यों दे देगा? ये एक सामान्य समझ की बात है। इसीलिए कहता हूं कि कोरोना को हैंडल आईएएस और मंत्री नहीं कर सकता। कोरोना को विज्ञान हैंडल करेगा, विज्ञापन नहीं करेगा। कोरोना को साइंटिस्ट, डॉक्टर, महामारी के विशेषज्ञ हैंडल करेंगे, मंत्री, अधिकारी या कोई ओहदेदार नहीं कर सकता है। इस बेसिक चीज को समझने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि ग्लोबल टेंडर आपने निकाला और एक वैक्सीन के डोज नहीं मंगा पाए? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने 24 करोड़ लोगों से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या आपने लोगों को झूठी दिलासा दी? कहां है ग्लोबल टेंडर और क्या हुआ उसका? कहां है फाइजर? एक स्पुतनिक के अलावा क्या उपलब्ध है? और वो भी उत्तर प्रदेश में आज तक आप उपलब्ध नहीं करा पाए। आवश्यकता से भी बेहद कम डोजेज उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हैं। कारण यह कि टीकाकरण पर सरकार की प्राथमिकता न होना। और उससे भी ज्यादा घातक बात है, आपने पहले सुना होगा कि संभल में कुत्ता काटने वाला वैक्सीन एक मरीज को दी गई थी कोरोना के नाम पर। एक जनपद है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में, वहां पहले लोगों को कोवैक्सीन दी गई पहली डोज और 20 लोगों को कोविशील्ड दे दी गई। यानी पहली डोज किसी और वैक्सीन की और दूसरी डोज किसी और वैक्सीन की। यह आपराधिक लापरवाही है। यह 20 लोगों की जान लेने की कोशिश है। यह एक तरीके से लोगों को हत्या करने का प्रयास है। यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि जिनको कोविशील्ड लगी थी उनको कोवैक्स लगा दे रहे हो, जिन्हें कोवैक्स लगी थी उनको कोविशील्ड लगा दे रहे हो। क्या इंसानी जानों की आपकी नज़र में कोई कीमत नहीं है? यह हत्या का प्रयास है। यह लोगों के जीवन के साथ खेलना है और लोगों के जीवन की कीमत को न समझना है। मैं जानना चाहता हूं कि सिद्धार्थनगर के जिला अधिकारी के खिलाफ धारा 307 के तहत एफआईआर क्यों नहीं हुई? सिद्धार्थनगर के चीफ मेडिकल अफसर के खिलाफ 307 की एफआईआर क्यों नहीं हुई? उन डॉक्टर्स और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जिन्होंने इतना भयानक मेडिकल नेग्लिजेंस किया? अगर वो 20 लोगों में किसी को मौत हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बात बात पर पत्रकारों और दूसरे लोगों पर एफआईआर करने वाले क्या अपने डीएम, सीएमओ और डॉक्टर्स पर एफआईआर करेंगे? क्या यह सामान्य बात है? अगर इसका रिएक्शन हुआ और कुछ बड़ी घटना हो गई
तो ये 20 लोगों की जान गई तो इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए? बिल्कुल लिया जाना चाहिए। ये सब घटनाएं बताती हैं कि हम किस प्रकार की स्वास्थ्य के मामलों में अराजक व्यवस्था का शिकार हैं। ये कोरोना नरसंहार की तस्वीरें डराती हैं। क्या इस देश में मृतक लोगों का कोई अधिकार नहीं है कि उनका सम्मान से अंतिम संस्कार न हो? और अगर महिलाओं की और पुरुषों की लाशें गंगा किनारे दफन हो तो आप कब्र से कफन नोच लीजिए। क्या इस देश में मृतकों के लिए अधिकार नहीं है? भारत का संविधान उन्हें अधिकार देता है, देश के सुप्रीम कोर्ट उन्हें अधिकार देता है। और ये बताया जाना चाहिए कि लाशों की इस दुर्दशा के पीछे के कारण क्या हैं, कौन इसके प्रति जिम्मेदार है। और राज्य सरकार जो हमेशा डिनायल मोड में रहती है, उसे स्वीकार करना चाहिए कि ये उसकी नाकामियों की लाश है। असंख्य लोग जो मारे गए हैं, कारण उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है, और उस नाकामी को स्वीकार न करना घटना की भयावहता को और बढ़ाना है। बहनों भाइयों, मैं चाहता हूं कि आज आप कुछ बयान सुने, फिर एक बड़ी डिबेट को मैंने आयोजित किया है और इस विषय पर गंभीरता से बात करेंगे। वही सहारा थे हमारे बच्चों के। 3 बेटियां हमारी हैं, बुजुर्ग को नहीं सहारा था। दिन में जुटे रहते थे, इनके सहारा जिए बच्चे हमारे। विजय मंदिर कहते हमारी एक बच्ची की नौकरी लगवा दे हमारे, कि हमारा घर तो चल सकता है, कि बच्चा लग जाएगा। जो सिर्फ पापा ही हमारे एकमात्र सहारा थे। सिर्फ पापा ही के भरोसे हम लोग जो कुछ कर रहे थे, सिर्फ पापा के भरोसे कर रहे थे। पापा भी हमारे छोड़ के चले गए, समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। कम से कम हमें एक नौकरी तो मिलनी चाहिए, हम अपनी बहनों को पढ़ा लिखा सके, अपना परिवार चला सके, अपना घर बार देख सके। हॉस्पिटल लेके इधर उधर दौड़े, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई 20 तारीख तक। और उसके बाद 3 दिन में जो है पिताजी की मृत्यु हो गई। उससे पहले मेरी भाभी की मृत्यु हुई थी। फिर जिस दिन माताजी की मृत्यु हुई उसी दिन मेरी बड़ी अम्मा है, उनकी मृत्यु हो गई। तो 4 लोगों को हम सर अपने परिवार में खो चुके हैं, अकेले अब हम ही बचे हैं जो बचे हैं। मैम ये कब से बंद पड़ा हुआ? पड़ा तो सब काफ़ी दिन से, कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे, सब ऐसे ही गंदगी रहती है। ये कभी खुला आप लोगों के सामने जो कि यहाँ पे कुछ दवा दी गई, सर्दी खांसी बुखार जुकाम की कभी दवा दी गई यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। 40-42 आदमी की मृत्यु हुई है। उस वक्त तो अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा मंजर था, बहुत बड़ी बीमारी का कारण बना था। आप गांव-गांव जाएंगे तो आपको यही तस्वीर, यही रुदन, लोगों का यही विलाप मिलेगा जो मन को बहुत द्रवित करता है। अंदाज़ा लगाइए कि जिसके परिवार के कमाऊ सदस्य, जिसके पिता का या जिसके परिवार के मुखिया का निधन हुआ है, अब उनके सामने जीवन में आगे अंधेरा है। उनके सामने जीवन कैसे चले, इसको लेकर एक बड़ी परेशानी